नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर सही सही निकाला है तो बच्चों मैं समझूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो। फ्रिक्शन को बहुत ही ज्यादा अंदर से समझते ही नहीं, मतलब फील करते हो पूरी तरह से फिजिक्स को। ठीक है बच्चों, तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को अपने सॉल्यूशन से मैच करना है और कमेंट से मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आया था। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन बोलता है अ स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम t, then with constant velocity for next delta t2, and then with final constant deceleration for the next delta time 3t3 to come to rest. A 500 Newton man is sitting on the scooter behind the driver manages to stay at rest with respect to the scooter without touching any other part. The force exerted by the seat on the man is. क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट क्वेश्चन को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, सो समझिए कि एक स्कूटर है। ठीक है ना, मैं स्कूटर को ऐसे बना रहा हूँ लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझो। ठीक है, उसके बाद peak and then east. ठीक है, चलिए ये मैंने 4 स्कूटर बना दिया है। 4 स्कूटर पे भैया एक आदमी भी बैठा हुआ है, तो चलो एक आदमी को भी बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 4 स्कूटर, 4 मतलब बेसिकली स्कूटर एक ही है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो भैया यहाँ पे स्कूटर समझिए, पहले ये स्कूटर एक्सेलरेट किया है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे ये स्कूटर आया कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके बाद ये स्कूटर -a से डेक्सेलरेट किया और फाइनली यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ गया। यहाँ से टाइम लगा जब एक्सेलरेशन कर रहा था डेल्टा t1। ठीक है, यहाँ से यहाँ टाइम लगा डेल्टा t2 और यहाँ से यहाँ टाइम लगा डेल्टा t3। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइम पीरियड में इसने 3 कारनामे किए। तो भैया पहला कारनामे में इसने एक्सेलरेशन स्कूटर पर लग रहा है, दूसरे कारनामे में भैया स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है और तीसरे कारनामे में स्कूटर डेक्सेलरेट कर रहा है। तो मतलब मैं इसको यहाँ पे एक एक्सेलरेशन ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो भैया अब हमें सबसे पहले तो देखना है कि स्कूटर पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो भैया स्कूटर यहाँ पे जो स्कूटर है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या पर्सन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पर्सन और स्कूटर के बीच में हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है ना, तो हमें देखना है पर्सन के रिस्पेक्ट में जो स्कूटर है वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। क्योंकि जो फोर्स है वो स्कूटर पर लग रहा है, इसलिए सबसे पहले जिस भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पे हम हमेशा क्या निकालते हैं, फ्रिक्शन निकालते हैं। तो स्कूटर पे फ्रिक्शन, तो स्कूटर पे एक्सेलरेशन लग रहा है ना, तो जो स्कूटर और पर्सन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है हम पहले स्कूटर के बारे में निकालेंगे। तो भैया पर्सन के रिस्पेक्ट में स्कूटर आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया स्कूटर पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। फिर अगर इसका क्या मतलब है कि पर्सन की वजह से स्कूटर पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है, तो भैया स्कूटर की वजह से पर्सन पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो आगे की तरफ लगेगा, है ना बच्चों। और क्यों लगेगा आगे की तरफ, और ये क्यों लगेगा आगे की तरफ, ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी हमें बरकरार रखना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भैया जितना तुमने मेरे पे फोर्स लगाया उतना ही मैं तुम्हें फोर्स लगाऊंगा उल्टे डायरेक्शन में। तो भैया स्कूटर पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, तो स्कूटर आगे की तरफ पर्सन के रिस्पेक्ट में, मतलब पर्सन के रिस्पेक्ट में स्कूटर आगे की तरफ मुंह कर चाह रहा है, तो इसलिए पर्सन जो है स्कूटर पे पीछे तरफ फोर्स लगाएगा, और वही पर्सन जो है, और वही मतलब स्कूटर जो है वो पर्सन पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा।
सेम यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे कोई फोर्स फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा, तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स 0 है। सेम यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो इस बार पर्सन के रिस्पेक्ट में जो स्कूटर है वो किस तरफ के पीछे, वो किस तरफ जाना चाह रहा है, पीछे की तरफ जाना चाह रहा है। जो रिलेटिव मोशन है वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब जो स्कूटर है वो रुकना चाह रहा है और पर्सन तो भैया उसी स्पीड से आगे जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन को अपोज करेगा एक फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, है ना। तो पर्सन की वजह से स्कूटर पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, है ना। तो भैया पर्सन के पिछवाड़े पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे तो रेस्ट पे आ गया है, ठीक है, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं। तो डेल्टा T3 में ऐसा हो रहा है, डेल्टा T2 में 0 है और डेल्टा T1 में ये है। तो भैया इसका मतलब है कि डेल्टा T2 में हमें 0 आना चाहिए। तो भैया 500 न्यूटन, ये तो गलत हो गया आंसर। लेस देन 500 न्यूटन पता नहीं, मोर देन 500 न्यूटन पता नहीं, ग्रेटर देन 500 फॉर T1 T3 एंड 500 न्यूटन फॉर T2 हमें पता नहीं है। चलो हम देखते हैं। अब बच्चों जो सीट है ऑन पर्सन है ना, जो सीट फोर्स है वो पर्सन पे बच्चों दो तरह का फोर्स लगाता है। एक कंपोनेंट लगाता है, ये पर्सन है ना, इस पे बच्चों एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो N लगेगा ही लगेगा, प्लस यहाँ पे FR है ना, फर्स्ट केस में FR इस डायरेक्शन लगेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ पे एक टोटल फोर्स F होगा। सो टोटल फोर्स फर्स्ट केस में F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N स्क्वायर प्लस FR का स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस FR का स्क्वायर। अब बच्चा FR की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। फर्स्ट केस में जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगी, और कुछ भी होगी तो जो वैल्यू होगी वो F की वो ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं होगी, ग्रेटर देन ही होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। फर्स्ट केस में वो 500 न्यूटन से बड़ी होगी, है ना बच्चों, क्योंकि FR कुछ ना कुछ है, जैसे कुछ ना कुछ है वो FI 500 जुड़ जाएगा और अंडर रूट करेंगे 500 समथिंग आ जाएगा। तो भैया फर्स्ट केस में तो 500 आ रहा है। सेकंड केस में F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N स्क्वायर प्लस FR की वैल्यू इस बार 0 है, तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 न्यूटन। सो सेकंड केस में F की वैल्यू 500 न्यूटन हो गई। सिमिलरली थर्ड केस में हम देखते हैं, थर्ड केस में भैया एक्सेलरेशन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, तो जो पर्सन पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो भी पीछे की तरफ लग रहा है। ये वाला केस आप देखिए, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, थोड़ा कम करता है बट करता है एग्जिस्ट। तो सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N स्क्वायर प्लस FR स्क्वायर, और N की वैल्यू पता है तो हमें यहाँ से पता है N की वैल्यू 500 न्यूटन है। सो N टोटल फोर्स की वैल्यू जो होगी वो 500 न्यूटन से बड़ी ही होगी। बस इस बार जो डायरेक्शन होगा वो जो फर्स्ट वाले का डायरेक्शन है उससे चेंज हो जाएगा, है ना। फर्स्ट वाले का डायरेक्शन क्या था, ये जो F है वो है थर्ड केस का, और फर्स्ट केस का डायरेक्शन हो जाएगा फर्स्ट केस में एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है और एक F ये लग रहा है, तो ओवरऑल टोटल F ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है, और सेकंड केस में F 0 हो जाएगा, है ना, मतलब FR 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर ही होगा। तो बच्चों ये मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आंसर इसका क्या आएगा D। तो जिन बच्चों का ऑप्शन D आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही बढ़िया जिंदगी में करने वाले हैं। आप IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़ना। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए